आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटर पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे। उन प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग कैपेसिटर में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग उन न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 1। इसमें गाइस आपको एक सर्किट दिया है, ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया हुआ है लाइक दिस। ये एक सेल है, सेल का पोटेंशियल 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3 ओम, ये रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का है। कैपेसिटर जो है वो 2 माइक्रोफैरड का है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड आउट चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्या निकालना है आपको? चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सबसे पहली चीज हमको जो यहां पर पता होनी चाहिए वो ये है कि कैपेसिटर का जो नेचर है गाइस, कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग, जब वो चार्ज हो रहा होता है, या आप ऐसा कह लो कि इनिशियली जब वो अनचार्ज्ड होता है उस समय वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, मतलब दैट बिहेव्स लाइक अ सिंपल कंडक्टिंग वायर। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर आप उसको सिंपल कंडक्टिंग वायर के रूप में अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो भी करंट निकलेगा वो पूरा का पूरा उस कंडक्टिंग वायर से जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालिए, कैपेसिटर में टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ है। तो टोटल चार्ज जो स्टोर हुआ होगा गाइस, चार्ज स्टोरेज के बाद कैपेसिटर अपने में से बिल्कुल भी करंट फ्लो होने नहीं देगा। इट मीन्स अगर वहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है सो दैट विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। ये कैपेसिटर का नेचर होता है कि स्टार्टिंग में जब वो चार्ज हो रहा होता है उस समय वो ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अगर गाइस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये सर्किट आपका कितना बचेगा, आप ये देखो, जो भी करंट यहाँ से निकलेगा आई करंट वो सीधे सीधे यहाँ तक आएगा और फिर इस रेजिस्टेंस से होता हुआ चला जाएगा वापस। ये सिचुएशन है। ठीक है, आशीष कह रहे हैं सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन इन ऑर्डर टू फाइंड कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इन इनफाइनाइट ग्रिड। ओके, ठीक है बेटा, मैं उस पर बेस्ड आप लोग को आज ही न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, आज की ही क्लास में हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे सो दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या था कि जो करंट आया वो 5 ओम से होता हुआ चला गया, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दैट विल बी टोटल पोटेंशियल 24 डिवाइडेड बाई 3 + 5, क्योंकि ये दोनों सीरीज में बिहेव करेंगे। सो इट विल बी 24/8, दैट विल बी 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर का यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अब आप खुद चेक करो, अगर मैं इसका नेम AB कर दूँ तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस, V = IR। क्लियर है गाइस? सो करंट है हमारा 3 एम्पियर का, रेजिस्टेंस है 5, इट मीन्स 15 वोल्ट का पोटेंशियल है AB के अक्रॉस। और आप लोग ध्यान से देखो, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद AB, इट मीन्स AB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर का भी होगा। और हमको निकालना था चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सो Q = CV। ये सिंपल सा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। सो 2 माइक्रोफैरड मीन्स 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल 15, सो दिस विल बिकम 30 माइक्रोकूलम। इज इट क्लियर गाइस? बताइए, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड देखिए दूसरा मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आज ही हम लोग वो ग्रिड वाले क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपने कहे, ठीक है। सो न्यूमेरिकल नंबर टू, ठीक है, मैं पोल करा दूंगा। फाइंड स्टेडी स्टेट चार्जेस ऑन बोथ कैपेसिटर्स। इस प्रॉब्लम में दो कैपेसिटर्स हैं, हमें उन दोनों पर स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा ये निकालना है। देखिए मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका 10 वोल्ट है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट, 6 ओम, 6 माइक्रोफैरड, एंड दिस वन इज 3 माइक्रोफैरड। ये है गाइस A B C D, इस तरह से मैंने इसकी पूरी नेमिंग कर दी है। ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है स्टेडी स्टेट में दोनों पर कितना चार्ज होगा। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बोथ एट स्टेडी स्टेट। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन के मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, या फिर 8 माइक्रोकूलम। चलिए गाइज मैं पोल रेज कर रहा हूं, ट्राई टू आंसर इट। इसका आंसर करने की कोशिश करिए गाइज, जल्दी से अटेम्प्ट करिए एंड ट्राई टू आंसर इट। दोनों कैपेसिटर्स पर चार्ज निकालना है बेटा, दोनों पर निकालना है। और मैं हिंट दे दूं, स्टेडी स्टेट में दोनों पर सेम चार्ज होगा। अब ये आपको सोचना है कि अगर सेम है तो क्यों सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। करिए सभी लोग। टाइम बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जल्दी से अटेम्प्ट करिए गाइस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द चार्ज एक्वायर्ड ऑन बोथ कैपेसिटर्स। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है आफ्टर क्वाइट लार्ज टाइम, काफ़ी समय के बाद जब चेंजेस आना ख़त्म हो जाता है सर्किट में, तब हम उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और इस तरह का स्टेट काफ़ी समय के बाद आता है। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर किया है आई थिंक। Who had answered it? किसने किया है गाइस आंसर अभी? अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी लोगों ने नहीं किया क्या? कर नहीं पाए?
देखो गाइस, जब हम लोग स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो उस स्टेडी स्टेट के समय इन दोनों सर्किट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों रिलेशन नहीं होगा? क्योंकि उस समय जो कैपेसिटर है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये भी ओपन की तरह बिहेव करेगा, एंड दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक ओपन सर्किट। क्लियर है? अब अगर ये ओपन सर्किट है तो दोनों सर्किट्स में बेटा अलग अलग करंट्स होंगी। तो हमने सबसे पहले ऊपर वाले सर्किट में कुछ करंट मान लिया I1, जो कि ऐसे होते हुए ऐसे घूमते हुए जाएगी लाइक दिस, I1 वापस, और नीचे वाले सर्किट में हमने मान लिया I2, तो इस तरह से I2 ऐसे होते हुए घूमते हुए I2 ऐसे जाएगा वापस, दिस वुड बी I2 and this would be I1. So according to this we can find out the value of I1 and I2. क्लियर है गाइस? तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा करके I1 निकालेंगे तो आप चेक करो 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा 5, सो दिस विल बिकम 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट हो गया I1 में। उससे हम लोग B से G जो पॉइंट है BG, इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी कैन फाइंड आउट। V इज इक्वल टू आई आर, सो I इंटू रेजिस्टेंस है वहाँ पर 3, तो ये हो गया 6 वोल्ट का। तो B से G का हमको क्या मिल गया है? पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। क्लियर है सभी को? एकदम क्लियर है गाइस? ठीक। अब अगली चीज़ हम लोग क्या निकालेंगे? I2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 20 volt upon 4 plus 6 that is 10, so this will be again 2 ampere, और इससे हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा CF के अक्रॉस। CF के अक्रॉस कितना हो जाएगा? 2 into 4 that is 8 वोल्ट। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो BG वाली जो ब्रांच है, BG और CF, ये दो ब्रांचेस का आपस में कोई खास रिलेशन तो रह नहीं गया था, क्योंकि सर्किट जो है वो हमारा कैसा हो गया था? ओपन हो गया था। ठीक है, बट हम लोग इस सर्किट को अभी फिलहाल अब फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VBG का हो जाएगा, एक कैपेसिटर ये वाला हो गया। ठीक, हम उस BG की जगह एक सिंपल सेल यूज़ कर सकते हैं जिसका पोटेंशियल VBG के बराबर है, और इधर पूरी की पूरी CF ब्रांच की जगह हम एक सेल यूज़ कर सकते हैं जिसका पोटेंशियल CF ब्रांच के पोटेंशियल के बराबर है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? तो ये हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड, ये हो गया आपका 6 माइक्रोफैरड। क्लियर है गाइस? ठीक, तो यहाँ से अब आप लोग को खुद देख करके समझ में आ गया होगा कि ये दोनों सीरीज में कंबाइंड है। सीरीज में होने की वजह से ही मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम लोग जो चार्ज है वो दोनों में सेम रखेंगे। क्लियर? तो VBG की वैल्यू हमको पता है 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 8 वोल्ट। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, मान लो इस तरह से चार्ज का फ्लो हो रहा है, Q चार्ज का फ्लो हो रहा है लाइक दिस, सो वी कैन मेक द इक्वेशन लाइक 8 माइनस चार्ज है Q/3 माइनस 6 माइनस Q/6 इक्वल टू 0। हेलो विवेक यादव, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके Q की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, दैट विल बी 4, बट चार्ज क्योंकि माइक्रो में था तो ये चार्ज हो जाएगा आपका 4 माइक्रो कूलम। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट हमने यही लगाया कि स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर जो है वो करंट फ्लो होने नहीं देगा, इसलिए BG जो ब्रांच है, इनफैक्ट BG के ऊपर का ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, देखिए मैं शो कर रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा सर्किट है इसको हटा करके मैं इसकी जगह पर एक सिंपल सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल उसी VBG के बराबर है। ठीक है, VBG के
बराबर है। वही सेम काम हमने नीचे किया, ये वाला पूरा जो सर्किट है इसकी जगह पर हमने VCF लगाया जिसकी वैल्यू 8 वोल्ट थी, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने चार्ज की वैल्यू निकाल दी। हर्षित कह रहे हैं सर इसमें इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल के भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लेते, उससे भी हो जाता। ये भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड है, ठीक है। जो भी मेथड आपको उसमें सिंपल लगता है आप उस मेथड को लेकर के फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? आइए हम लोग, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग पूरा थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ हम लोग कवर कर रहे थे, इसलिए हम लोग जो रिमेनिंग इसके कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कॉन्सेप्ट आपका बाकी रह गया था, दैट वाज चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। कितने लोगों को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है? बताइए। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अच्छे से आता है? अगर आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं साथ में ही। दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग देखिए, कोई भी कैपेसिटर जब चार्ज होता है, इसके लिए देखो मैं एक छोटा सा सर्किट भी बना रहा हूँ। ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को गाइज हम लोग एक स्विच से जोड़ रहे हैं और स्विच के थ्रू हमने एक यहाँ पर एक सेल कनेक्ट किया है। ये हमारा एक कैपेसिटर है और इस सेल का पोटेंशियल V है। जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे, अगर इस सर्किट में गाइज कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको चार्ज होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये इंस्टेंटली जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आपने स्विच ओपन किया, ठीक, तुरंत विद इन नो टाइम इट विल बिकम फुल्ली चार्ज्ड। इट मीन्स व्हाट? जैसे ही आप इसको इस तरीके से सर्किट को क्लोज करेंगे, ये जो आपका कैपेसिटर है ये तुरंत फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? Q इज इक्वल टू CV। ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा इसका तुरंत निगेटिव हो जाएगा। आई होप आप लोग इस बात को क्लियरली समझ रहे होंगे, ठीक है। सो विदाउट रेजिस्टेंस द नेट चार्ज ऑन दिस विल बिकम CV एंड दिस विल हैपन विद इन नो टाइम। अगर हम लोग इसका ग्राफ बना करके देखते हैं कि भाई टाइम के साथ चार्ज का क्या वेरिएशन है, तो आप सबको पता है वो चार्ज लगातार कैसा रहेगा? दैट विल बी कांस्टेंट, कंप्लीटली दैट विल बी कांस्टेंट। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहीं से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अगर हम लोग गाइज इसमें अगर हम लोग रेजिस्टेंस को भी प्रेजेंट कर दें, दैट मीन्स इफ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट, तब क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट आपसे बहुत पूछा जाता है। अगर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट हो तो उस सर्किट में हम लोग को उसका टाइम कांस्टेंट निकालना होता है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन गाइस अक्सर पूछा जाता है एडवांस में। तो ये देखिए, ये एक सेल है, इस सेल के साथ ये हमने कैपेसिटर जोड़ा है, ये हमने रजिस्टर जोड़ा है, ये इस बार सेल जुड़ा है V, मान लिया इस पर चार्ज Q था। इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, जैसे ही आप उसको कनेक्ट करोगे, ये जो रजिस्टर है ये ऑब्वियस है कुछ एनर्जी का लॉस करवाएगा। एनर्जी का लॉस करवाने के साथ साथ करंट की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे लगातार चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पर उस तरह का काम नहीं होगा कि कनेक्ट करते ही वो तुरंत चार्ज हो जाए। क्लियर है गाइज? ठीक। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना होगा? वी विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था। किरचॉफ साहब का वोल्टेज लॉ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। भाई प्लस माइनस बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये प्लस था ये माइनस था।
जो इस तरह से यहाँ से ऐसे जाएगा चार्ज, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो एक तरफ मैंने प्लस लिख दिया और दूसरी तरफ मैंने माइनस लिख दिया। आइए इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी गाइज? V माइनस Q बाई C माइनस IR दैट विल बी इक्वल टू 0। सो V माइनस Q बाई C, करंट को हम लोग गाइज लिख सकते हैं dQ बाई dt होल मल्टीप्लाइड बाई R इक्वल टू 0। क्योंकि अब देखिए सारी इक्वेशन मैंने चार्ज के फॉर्म में बना ली है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? dQ बाई dt को आप राइट में भेज दीजिए और Q वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए। तो dQ अपॉन V माइनस Q बाई C, ये टर्म मैंने एक तरफ कर लिया, और dt बाई R, इस टर्म को मैंने एक तरफ कर लिया। जैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रॉम 0 टू t। टाइम जो है दैट विल वेरी फ्रॉम 0 टू t, जबकि चार्ज हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा? चार्ज विल बी फ्रॉम 0 टू Q0। क्लियर है गाइस? 0 से लेकर के Q0 तक हमारा चार्ज हो जाएगा। LCM अगर मैं यहाँ पर लूँगा तो 0 से Q0, LCM देखिएगा C इंटू DQ अपॉन CV माइनस Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई R फ्रॉम 0 टू t। क्लियर है ना गाइस? अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो आप सबको पता है कि C dQ अपॉन CV माइनस Q, इस टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक लॉगरिथमिक टर्म होगा, लॉग का एक टर्म होगा। ठीक है, तो उस लॉग के टर्म की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी ln, C तो आपका बाहर हो गया, ये बन जाएगा ln CV माइनस Q डिवाइडेड बाई उसका जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो -1 आ जाएगा। कुछ इस तरह का टर्म हमको मिल जाएगा। इसमें भी हम लोग लिमिट लगाएंगे फ्रॉम 0 टू Q0, फ्रॉम 0 टू Q0 दैट विल बी इक्वल टू T अपॉन R। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर दें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ तो चार्ज की वैल्यू गाइज बन जाएगी CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस T अपॉन CR। ये एक्सप्रेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि इससे हमको ये पता चल रहा है कि चार्ज की जो वैल्यू है वो किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग, किस रेट से चार्ज जो है उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है गाइज, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इस CR को, ये जो CR यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बॉक्स बना दिया है उसके ऊपर, ये C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है, तो ये पूरा का पूरा CR जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस CR को हम लोग एक नया कांस्टेंट भी मान सकते हैं। सिमिलरली ये जो C इंटू V लिखा है, तो आप सबको पता है C इंटू V चार्ज होता है गाइज, और वो भी अगर कैपेसिटेंस C है, चार्ज V है, तो Q इज इक्वल टू CV जो है दैट विल बी द मैक्सिमम चार्ज जो इस पर आ सकता है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ इस तरह से भी गाइज लिख सकते हैं। देखिए मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ, जहाँ पर ये टाउ क्या है? ये टाउ आपका टाइम कांस्टेंट है। क्या है ये? दिस इज टाइम कांस्टेंट। सो टाउ C जो है दिस इज योर टाइम कांस्टेंट। क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? इज दिस टॉपिक क्लियर? आइए इसी चार्ज के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसी चार्ज के बारे में कि इसकी वैल्यू क्या है, कैसी है, कब बढ़ रही है, कब घट रही है। अगर हम चार्ज के एक्सप्रेशन को दोबारा यहाँ लिख दें तो इट विल बिकम Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ C। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ भाई,
पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि पूरी चीज़ आपकी रिवाइज हो जाए। जिन लोगों को पेपर इसी बार देना है उनके लिए भी ये क्लास आपकी बहुत काम की क्लास है, क्योंकि इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार। सो इफ़ वी कंसीडर कि टाइम अगर मैं ज़ीरो यहाँ पर लूँ तो जीरो टाइम पर भाई चार्ज भी जीरो था। बोलो यार, क्लियर है ना? इनिशियली कितना चार्ज था उसमें? ज़ीरो चार्ज था। बट एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, काफ़ी समय के बाद, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं, वहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q नॉट, क्योंकि उस समय उस पर मैक्सिमम चार्ज होगा। क्लियर है गाइस? दिस इज द सिचुएशन। इनिशियली ज़ीरो था और कुछ समय के बाद, ठीक है, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जब स्टेडी स्टेट ऑब्टेन हो जाएगा, स्टेडी स्टेट, उस समय हम लोग कहेंगे कि इस पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम हो चुका है, इससे ज़्यादा चार्ज इस कैपेसिटर पर अब आ नहीं सकता है। सो एक चीज़ यहाँ पर बस और है, अगर हम लोग टाइम की वैल्यू गाइज टाउ के बराबर कर दें तो Q की वैल्यू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -1 के बराबर होगी बेटा। E जो है वो एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट की वैल्यू आप सबको पता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो दिस कैन बी रिटन एज 0.632 Q नॉट। E की वैल्यू तो आप लोगों को पता है ना, कितनी होती है? 2.718। ये होती है गाइस E की वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू 2.718। तो वो वैल्यू को रख करके जब सॉल्व किया गया तो इतना आ गया। इसका मतलब अगर हमें ये डिफाइन करना है कि आखिर ये टाइम कांस्टेंट टाउ सी क्या है, व्हाट इज टाउ सी, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द टाइम पीरियड इन विच 63.2% ऑफ द चार्जिंग इज डन इन अ CR सर्किट। किसी भी CR सर्किट में, CR कह लो या RC सर्किट कह लो, मतलब कैपेसिटेंस और रजिस्टर का सर्किट, तो किसी भी RC सर्किट में 63.2% चार्ज जितने समय में आ जाए वही समय हमारा टाउ सी कहलाता है। टाउ सी का मतलब दैट इज नोन एज योर टाइम कांस्टेंट। इज इट क्लियर गाइस? अभी क्लियर है ना कि टाइम कांस्टेंट आखिर क्या होता है? सब लोग भाई जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो अगर आपको बात पूरी समझ आ गई तो। आइए इसी के आगे अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? दैट इज चार्जिंग करंट। क्योंकि मैं आपको अभी कैपेसिटर की चार्जिंग पूरी चार्जिंग का प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, तो मैं पूरा चार्जिंग डिटेल में बात कर रहा हूँ। फिर हम लोग डिस्चार्जिंग पर भी आएंगे कि डिस्चार्जिंग के समय पर क्या होता है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग हम लोग लिख सकते हैं करंट जो है वो dQ/dt के बराबर होता है। सो दैट इज d/dt ऑफ चार्ज। चार्ज किसके बराबर है? Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -t अपॉन टाउ सी। डिफ्रेंशिएट अगर आप इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा? Q नॉट तो कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन गाइस 0 हो जाएगा, माइनस, और ऊपर वाले टर्म को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाहर आएगा -1 अपॉन टाउ सी। वो माइनस माइनस कैंसिल होगा। सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है Q नॉट अपॉन टाउ सी ई टू द पावर -t अपॉन टाउ सी। क्लियर है गाइस? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ये करंट का वेरिएशन है। इस तरह से करंट जो है यहाँ पर लगातार वेरी करेगा। Q नॉट जो है इसको आप C भी लिख सकते हो, और जो टाइम कांस्टेंट है इसकी मैं वैल्यू RC भी लिख सकता हूँ। तो करंट का एक फॉर्म ये भी बन जाएगा CV अपॉन RC ई टू द पावर -t अपॉन टाउ सी। तो आप ध्यान से देखिए, C से C हो जाएगा कैंसिल। V/R का मतलब ही होता है करंट। अब V क्या है? टोटल पोटेंशियल है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस करोगे तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट। सो ई टू द पावर -t अपॉन टाउ सी।
तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया कि करंट जो है वो आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, जब कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो ड्यूरिंग चार्जिंग आप चार्ज का ज़रा ग्राफ आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया चार्ज की वैल्यू तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। चार्ज की वैल्यू, मैं चार्ज का अगर आपको ग्राफ यहाँ पर दिखाऊं तो आप खुद चेक करो, ये टाइम है t, यहाँ पर मैं चार्ज रख रहा हूँ y एक्सिस पर, ठीक। इनिशियली बेटा चार्ज की वैल्यू 0 थी, चार्ज लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और इस तरीके से कहीं पर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर ये चार्ज की वैल्यू कुछ कांस्टेंट हुई है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया t बराबर इनफाइनाइट अगर मैं रख दूंगा तो चार्ज की वैल्यू Q नॉट के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज जो उस कैपेसिटर पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो कब होगा, ड्यूरिंग चार्जिंग, वो इनफाइनाइट समय के बाद होगा। मतलब बहुत समय के बाद वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड होगा। क्लियर। अब बस इसमें इस ग्राफ में एक छोटी सी चीज़ हम लोग और दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर एक ये भी स्पेशल टाइम है भैया, जब टाइम आपका टाउ के बराबर हो जाता है, व्हेन t इज इक्वल टू टाउ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जब t आपका टाउ के बराबर हो जाता है तो ऐसे में गाइस, ऐसे में जो उस पर चार्ज है वो चार्ज 0.632 Q नॉट के बराबर हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? बताइए गाइस, सभी लोगों को समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो भाई सब लोग। वेरी गुड, ठीक। अब इसी चीज़ का अगर मैं डिस्चार्जिंग के केस में देखूं तो डिस्चार्जिंग के केस में गाइस क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैं टाइम रख रहा हूँ, वाई एक्सिस पर मैं करंट रख रहा हूँ। t इज इक्वल टू 0 अगर रखा जाए तो आप लोग खुद चेक करिए इस एक्सप्रेशन से करंट की वैल्यू आप चेक करो आई नॉट के बराबर हो जाएगा। सो करंट की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, मैक्सिमम थी। इसका मतलब जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड होता है उस समय वो अपने अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो होने देता है, जो बात मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताई थी, है ना। When it is uncharged and it wants to get charged, it will allow whole current to flow through it. So it will offer almost negligible resistance. उसके बाद लगातार आप चेक करिए इस करंट की वैल्यू लगातार रिड्यूस होती गई है एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, टाइम की जगह अगर इनफाइनाइट रख दिया जाए इस एक्सप्रेशन में तो आप चेक कर सकते हैं करंट विल बिकम 0। करंट क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। क्लियर है गाइज? तो ये नेचर है, ये कैपेसिटर का बेसिक नेचर है। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस इसका लगभग 0 होता है तो ये फुल ऑन करंट को जाने देता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये चार्ज होता चला जाएगा ये करंट को अपने अंदर से बिल्कुल भी पास होने नहीं देता है। तो ये करंट को हमेशा लगातार क्या करता है, रिड्यूस करता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का ये सिस्टम है। आइए अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसमें भी वही बात आती है। अगर आप ये डिस्चार्जिंग रेजिस्टर के साथ कर रहे हो, मतलब आपने इसमें रेजिस्टर लगा रखा है तो इट विल टेक सम टाइम। बट अगर आपने रेजिस्टर नहीं लगाया है, जैसे मान लीजिए अगर आपने सिंपली एक कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को ये देखिए एक स्विच लगा करके आपने तुरंत इस स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे ही आप ऑफ करेंगे, पहले इसमें हो सकता है प्लस माइनस इस तरह से इसमें कुछ Q0 अमाउंट ऑफ चार्ज रहा हो, बट जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे ये चार्ज तुरंत विद इन नो टाइम, बिना कोई समय लगे हुए इसमें चार्ज गाइस कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 0। तो विद इन नो टाइम
जो चार्जिंग है, जो डिस्चार्जिंग इसकी है वो हो जाएगी, ठीक है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है गाइस? बट यहीं पर अगर हम लोग रेजिस्टेंस को यूज़ कर लें, रेजिस्टेंस को यूज़ करने का मतलब यही सर्किट हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा। Q0 इसमें चार्ज था, R इसका रेजिस्टेंस है, S इसमें लगा हुआ स्विच है, ठीक। अब अगर आप इस स्विच को क्लोज करते हैं तो ऐसे केसेस में गाइस, हमने आपको अभी सिखाया था, आप किरचॉफ का लॉ लगा करके यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन उसका लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से चलेंगे, इस तरह से हम लोग चलेंगे तो ऐसे में क्या होगा, चार्ज अगर ऐसे फ्लो होगा तो एक तरफ रेजिस्टेंस में भी आप देखोगे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो अगर इस तरह से मान लेते हैं हम लोग करंट फ्लो होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस और इधर की तरफ हो जाएगा आपका प्लस, कुछ इस तरह का, ठीक। क्योंकि जो चार्ज इसमें जाएगा वो पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव सिरे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन गाइस बना सकते हैं। कैसी इक्वेशन बना सकते हैं? Q0 by C that will be equal to dq by dt into R because V is equal to IR। तो I जो करंट था उसको मैं dq by dt लिख सकता हूँ। आशीष पूछ रहे हैं सर सर्किट में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, सो दैट एनर्जी लॉस होगी फर्स्ट वाले में? नहीं होगी। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पर तो चार्ज तुरंत वैनिश हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपने क्या किया, कंडक्टर के दो प्लेट्स हैं, जरा सोचो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स ना। दो कंडक्टर्स हैं ऐसे, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज है। आपने क्या किया, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। जैसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ोगे, निगेटिव वाली जो प्लेट है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स तुरंत भाग आएंगे किस पर? पॉजिटिव पर। जैसे ही भाग के आएंगे वो उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कैपेसिटर की एक प्लेट पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होता है। दोनों पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है बेटा। इस वजह से जब जोड़ोगे तो नेट चार्ज उसमें कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या अब मेरी बात आपको समझ आ गई है पूरी? है ना? ठीक है गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे तो Q जो होगा वो हमारा Q0 e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। पिछली बार वाले में क्या था? Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ सी, है ना, उसमें वो था। इसमें जो चार्ज का एक्सप्रेशन है दैट इज समथिंग डिफरेंट। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ देखें टाइम और चार्ज के बीच में, तो ये ग्राफ जो है वो लगातार डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू Q0 है। यहाँ पर T जो है अगर हम लोग टाइम को टाउ सी के बराबर ले लें तो आप खुद चेक करिए। अगर मैं एक्सप्रेशन में टाइम को टाउ सी के बराबर ले लूँ तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इफ़ आई कंसीडर टाइम इक्वल टू 0, टाइम को अगर मैं 0 रखूँगा तो आप खुद चेक कर लीजिए चार्ज जो है वो Q0 के बराबर आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। e की पावर 0 1 हो जाएगा। अगर टाइम इनफाइनाइट रख दूँ इसी एक्सप्रेशन में तो क्या चार्ज 0 हो जाएगा, मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है तो स्टेडी स्टेट में इनफाइनाइट टाइम के बाद लगभग चार्ज कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर t की जगह टाउ सी ले लिया जाए, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइम होता है, तो q इज इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस 1 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.368 टाइम्स Q0। तो यहाँ से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट वो समय है जिसमें
किसी फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर को हम 36.8% डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने चार्जिंग के रूप में आपको उसका डेफिनीशन मैंने बताया था, उसी तरीके से आप डिस्चार्जिंग के लिए भी डेफिनीशन गाइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चार्ज लिख सकते हैं 0.368 टाइम्स Q नॉट। क्लियर है ना सभी को? ठीक है गाइस। बस आखिरी चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं भाई कि डिस्चार्जिंग का हमारे पास जो चार्ज का जो डिक्रीज होने का जो इक्वेशन है वो अपने पास आ गया। सिर्फ एक चीज़ और बाकी है हमारे पास, क्या? डिस्चार्जिंग करंट। तो आप सबको पता है, अगर चार्ज पता है तो करंट निकालना सिंपलेस्ट है। सो दिस विल बिकम डिस्चार्जिंग करंट। सिंपली गाइज इसको डिफरेंशिएट करो, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे हमको मिल जाएगा भाई I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों लगाया? जल्दी से बताइए माइनस क्यों लगाया मैंने, बताइए माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हाँ, वेरी गुड, क्योंकि चार्ज की वैल्यू समय के साथ लगातार डिक्रीज हो रही है। सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ चार्ज की वैल्यू जो कि कितनी है? Q नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। सो करंट जो है गाइज वो बन जाएगा Q नॉट अपॉन टाउ सी ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। सो करंट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। ये डिस्चार्जिंग करंट जो है ये उसका जो है एक्सप्रेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो y एक्सिस पर करंट और x एक्सिस पर टाइम। तो यहाँ पर जो करंट है उसकी वैल्यू मैं आई नॉट मान रहा हूँ, मीन्स मैक्सिमम करंट है आई नॉट, और वहाँ से डिक्रीज होता 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 वो करंट फाइनली आपका कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्लियर है गाइस? दैट विल बिकम 0। अब जेई में आने वाला क्वेश्चन समझिए, जेई में कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। आपको एक सर्किट दे देंगे और उस सर्किट का इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने को कहा जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, वो कॉन्सेप्ट आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वही एक कॉन्सेप्ट अभी जल्दी से आपको मैं समझा रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है? इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। गाइस कल आप लोगों का इसमें मेगा क्विज है, तो आप लोग इस कोर्स का मेगा क्विज ज़रूर अटेंड करिएगा। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बेटा मैंने 3 स्टेप्स बनाए हैं। 3 स्टेप्स को अगर आप सीधे सीधे फॉलो करते हो तो पूरी उम्मीद है कि ये आपका करेक्ट ही आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है? शॉर्ट सर्किट द बैटरी। फर्स्ट स्टेप क्या है? शॉर्ट सर्किट द बैटरी। बैटरी को शॉर्ट कर दो, मतलब ओपन कर दो। कोई भी बैटरी सर्किट में है तो उसको हटा दो एकदम से। ठीक, फिर क्या है? फाइंड, सेकेंड पॉइंट, फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस बताओ। लेकिन ध्यान रखना, फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के दोनों सिरे के अक्रॉस चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना आप, वो आपको कैपेसिटेंस के दोनों सिरे के अक्रॉस चाहिए। जो टाउ सी जो है वो आपका हो जाएगा सिंपली आर नेट इंटू सी। यही होता है हमारा टाइम कांस्टेंट, जो कि सिंपली मैंने आर सी के बराबर लिखा था। बट यहाँ पर मैं आपको आर नेट निकालने का बस तरीका सिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्या स्टेप है? बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। दूसरा क्या करना है? नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब जैसे देखो, इस पर बेस्ड मैंने आपको एक ये न्यूमेरिकल दिया, रेजिस्टेंस कितना है? 6R
पोटेंशियल कितना है इसका V, एक रेजिस्टेंस है मान लीजिए ये R, कैपेसिटर जो है ये लगा हुआ है, और एक रजिस्टर गाइस ये भी है। क्या आप लोग इन 3 स्टेप्स का यूज़ करते हुए जल्दी से मुझे टाइम कांस्टेंट बता सकते हैं गाइस? कोशिश कर लीजिए एक बार, कोशिश कर लीजिए एक बार टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की। आशीष कह रहे हैं सर टाउ इज इक्वल टू 7RC। 7RC तो बेटा नहीं आएगा, 7RC बेटा नहीं आएगा। यू शुड थिंक समथिंग एल्स। दैट इज राइट नाउ। अब आपने सही बताया। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला काम शॉर्ट सर्किट द बैटरी। बैटरी को क्या करो, शॉर्ट कर दो। तो उसको सिंपल बैटरी समझ लो, है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। ये आपका 6R है, ये आपका रेजिस्टेंस है R। फिर क्या करना है आपको, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इसी कैपेसिटर के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो समझ लो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस ही हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ये आपका वो 3R है, ठीक। ये मान लेते हैं A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। आपको इन्हीं 2 पॉइंट्स A और B के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है गाइस। अगर A और B के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप खुद ध्यान से सोचो, अगर आप इन्हीं दोनों A और B पॉइंट्स को ऐसे बीच से पकड़कर ऐसे खोल दो, ठीक है। जैसे ही इसको आप ओपन करोगे, ज़रा चेक करना, मैं सर्किट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये A पॉइंट हो जाएगा आपका, एक रेजिस्टेंस हो गया R, ध्यान से देखना, एक रेजिस्टेंस ये हो गया आपका 6R, एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया 3R, है ना। और दोनों को जोड़ करके ऐसे बना करके यहाँ कहीं पर B बना दिया गया। जरा ध्यान से सोचिए, ये 3R और ये 6R किस कॉम्बिनेशन में है? तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन समझने लगें क्योंकि उनको एक लाइन में दिख रहा है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख देता, देखो ध्यान से, यही जो 6R और ये जो 3R है, अगर मैं इसको ऐसा बना देता तो क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? भाई सही है, ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सबको ध्यान से दिखाई पड़ेगा कि ये जो 6R और 3R है, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? दोनों पैरेलल में हैं। और उसके साथ ये R किस में जुड़ा हुआ है? ये आपका सीरीज में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो R नेट है, इट मीन्स द नेट रेजिस्टेंस is now R प्लस 6R इंटू, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो 6R इंटू 3R अपॉन 6R प्लस 3R। तो 18/9 2 हो जाएगा, 2 प्लस R यानी कि 3R। ये हो गया गाइज R नेट। तो यहाँ से मैंने आपसे क्या कहा, थर्ड स्टेप में अगर टाउ C निकालना है, दैट मीन्स अगर आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं R नेट मीन्स 3R मल्टीप्लाइड बाई C। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है गाइस, वो टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखो, नॉर्मल सिचुएशंस में गाइस 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है, जैसे अगर मान लो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आपसे वो पूछ देगा भाई इनिशियल कंडीशंस में सर्किट में करंट बताओ। अगर इनिशियल कंडीशन है तो आपको भी पता है कि जो कैपेसिटर है
वो लगभग ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो आप उस कैपेसिटर को एकदम शॉर्ट सर्किट मान लेंगे, है ना, आप उसको शॉर्ट सर्किट मान करके सॉल्व कर देंगे सिंपली, मतलब कैपेसिटर को हटा ही देंगे और कैपेसिटर की जगह एक सिंपल प्लेन लाइन, कंडक्टिंग एक लाइन बना करके हम काम चला देंगे अपना, ठीक। दूसरा टाइप होता है जब आपसे कहा जाता है भाई कि आप t इज इक्वल टू इनफाइनाइट या स्टेडी स्टेट पर बताओ। स्टेडी स्टेट पर गाइज अगर आप बताने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको बस कैपेसिटर को क्या करना होगा, कैपेसिटर को ओपन करना होगा, मतलब कैपेसिटर वाली जगह पे आप समझ लीजिए उस तार को काट दिया गया है, क्योंकि कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ऐसे में कैपेसिटर बिल्कुल भी करंट को फ्लो होने नहीं देगा, तो उस वो वाली ब्रांच ही आप हटा देंगे, मतलब कैपेसिटर अगर कहीं लगा है तो आप उसको सिंपली रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, एंड देन यू विल सॉल्व इट। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या बीच में, मतलब ना आपसे स्टार्टिंग की बात हो रही है ना आपसे स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, किसी भी टाइम t पर अगर आपसे कहा जाए कि भैया कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बता दो, या कितना चार्ज है वो बता दो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक सर्टेन मेथड है, उस मेथड को समझना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ, जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग करंट इन द सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, किसी भी समय पर एट एनी टाइम। तो मैं लिख रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एट एनी टाइम, किसी भी समय पर अगर हमसे देखा जाए तो सबसे पहला काम गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालेंगे सर्किट का, वो निकालना मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। दूसरा काम गाइज आप करेंगे, यू विल फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट चार्ज आप निकालेंगे, दैट इज़ द मैक्सिमम चार्ज, जो कि कब होता है, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर होता है। पहला काम टाइम कांस्टेंट, दूसरा काम क्या है, आप स्टेडी स्टेट पर चार्ज निकालेंगे, स्टेडी स्टेट पर, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो आपको करना है, आप चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होती है तब उस पर कितना चार्ज होता है और वो चार्ज समय के साथ कैसे चेंज होता है, तो वो हम लोग इस फार्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास, दैट इज करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करंट जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के बराबर होता है। क्लियर है गाइज? दीज आर 4 steps by which we can get the expression of charge and current at any time in a capacitor containing circuit। आइए इसी चीज़ को मैं आपको एक न्यूमेरिकल के रूप में समझाता हूँ। फॉर अ न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, सबसे पहले मैं सर्किट बना दे रहा हूँ। इस तरह का सेल का पोटेंशियल V है, एक कैपेसिटर C है, रेजिस्टेंस R है, 3R पैरेलल में लगा और एक 6R लगा और एक स्विच लगा हुआ है। स्विच का नाम S है। कहा जा रहा है स्विच S इज क्लोज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। मीन्स आपने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को आपने क्लोज किया, मतलब सर्किट में करंट का जो भी फ्लो था वो तुरंत स्टार्ट हो गया। Find current through different wires and charge stored on the capacitor at any time t। किसी भी समय t टाइम पर आप चार्ज और करंट का एक्सप्रेशन बताओ। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट।
टाइम कांस्टेंट के लिए याद करो स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले शॉर्ट सर्किट द बैटरी, दूसरा फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, एंड देन टाउ इज इक्वल टू आर नेट इंटू सी। समझ में आ रहा है ना गाइस? सबको समझ आ रहा है? थोड़ा सा मे भी थोड़ा सा टफ लग रहा हो, बट ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप टाउ निकालेंगे। उसके लिए इसको ओपन कर देंगे हम लोग, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आर, और ये सिंपली आपका वही टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट मैं आपको पीछे निकलवा चुका हूँ। तो टाइम कांस्टेंट आ गया कितना, 3RC। दूसरी चीज़ मैंने आपसे क्या कहा, स्टेडी स्टेट पर चार्ज निकालिए। जब गाइज स्टेडी स्टेट आएगा तब कैपेसिटर वाली ब्रांच में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है उसको इग्नोर कर देना है। तो सेल से, बहुत ध्यान से देखो, मैं बना के दिखा रहा हूँ, सेल से ऐसे करंट निकलेगा, ऐसे होते हुए और वो वापस चला जाएगा। ये करंट कैपेसिटर वाली ब्रांच में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग Q0 निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे उसको आप देखिए। अगर आप ध्यान से देखो तो I करंट मान लो फ्लो हो रहा है 6 और 3 दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे, दोनों रेजिस्टेंसेस, नेट हो जाएगा 9R। तो करंट की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी, V/9R। सही है गाइस, ठीक, V/9R। और ध्यान से देखो, V/9R, ध्यान से देखो, ये वाली जो ब्रांच है, वो 3R के साथ गाइस किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल होने का मतलब जो पोटेंशियल 3R में होगा वही पोटेंशियल हमारा कैपेसिटर वाली ब्रांच में भी होगा, ठीक। तो 3R में कितना पोटेंशियल है ये अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग 3R में पोटेंशियल, दैट इज करंट V/9R मल्टीप्लाइड बाई 3R। सो दिस विल बी V/3। इतने वोल्टेज का, इतने वोल्ट का इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। अब पोटेंशियल अगर आपको पता है तो गाइज आप चार्ज निकाल सकते हैं कैपेसिटर का, क्योंकि जो पोटेंशियल 3R का होगा, ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल 3R का होगा वही इस पूरी ब्रांच का होगा। लेकिन इस ब्रांच में करंट जा नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस R जो लगा है, R के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो सारा का सारा पोटेंशियल किसको मिल जाएगा, कैपेसिटर को मिल जाएगा। तो कैपेसिटर पर टोटल चार्ज गाइस कितना होगा, दैट विल बी CV/3। क्लियर है गाइस, कोई डाउट तो नहीं है? अब ये दो चीज़ें आ गई हैं, तो तीसरा जो काम हमें करना है, दैट इज़ हमको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो वो चार्ज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। भाई मान लेते हैं हमने इसको क्लोज किया, सेल से कुछ I करंट निकल रहा होगा, किसी भी समय t टाइम पर निकालोगे तो इसका मतलब ये है कि अभी कैपेसिटर ने करंट को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया है। तो इसमें गाइस जाएगा करंट I1, इसमें आपका करंट जाएगा I2, और ये ओवरऑल यहाँ से जुड़ करके वापस I करंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। थर्ड स्टेप, चार्ज जो है Q, दैट विल बी इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ c। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ I1। कैसे आएगी, dq बाई dt, दैट इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो Q0 अपॉन टाउ c e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ c। ये वैल्यू करंट की आएगी। बस आप लूप लॉ लगा करके हर लूप में आप करंट की वैल्यू निकाल लो। बहुत सिंपली अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको I1 करंट मिल चुका है। I1 करंट वो है जो कैपेसिटर में जा रहा था, सो दैट वाज dq बाई dt, और ये आपको चार्ज पता ही था, तो ये चार्ज आपने रख करके वो करंट निकाल लिया है जो कैपेसिटर में जा रहा था। अब अगर कैपेसिटर का करंट पता है तो हम लोग लूप लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लूप लॉ अप्लाई कर सकते हैं गाइज। पूरे में, मैं पूरे सर्किट में एक बार लूप लॉ लगा रहा हूँ। सर्किट देख लो मैंने कौन सा लिया है, ये पूरा ऐसा।
ये पूरा मैंने सर्किट लिया, इस पूरे सर्किट में मैं लूप लॉ लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पूरे सर्किट में अगर मैं लगाऊंगा तो इक्वेशन बनेगा V माइनस 6IR माइनस I2 इंटू 3R इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू आ जाएगी 6IR प्लस 3I2 इंटू R। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 3 कॉमन लेकर के मैं इधर इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, V अपॉन 3R दैट इज इक्वल टू 2I प्लस I2, और I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइज, I माइनस I1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप I की वैल्यू निकाल सकते हो। I की वैल्यू आएगी V बाई 9R प्लस Q नॉट अपॉन 3 टाउ C e टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ C। तो ये आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। हमने बस सिंपली कुछ नहीं किया, हमने बस I1 की वैल्यू, ध्यान से देख लीजिएगा, हमने बस I1 की वैल्यू इस जगह पर उठा करके रख दी है। I1 की वैल्यू, ये जो I1 आया है आपका, ये I1, इस I1 को उठाकर मैंने बस यहाँ पर रख दिया, सिर्फ इस जगह पर मैंने वैल्यू को रख दिया और रख करके I निकाल लिया। अब जब I पता है, I1 पता है गाइज, तो I2 भी पता है, समझ लो, सिंपली I2 भी आ जाएगा। I2 की वैल्यू V बाई 9R माइनस 2Q नॉट अपॉन 3 टाउ C e टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ C, ये आ गया। तो गाइज आपको नेट करंट I पता है, आपको I1 भी पता है, आपको I2 भी पता है। इस तरह से हम लोग को पूरे सर्किट में कितना चार्ज है वो हमको पता चल गया है, हर एक ब्रांच में पता चल गया है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।